गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड पिछले लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। मैंने आप लोगों को उनको पहचानने के तरीके सिखाए थे और मैंने आप लोगों को किस तरीके से फिजन होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलेटिक तरीके से हेटेरोलेटिक तरीके से सिखाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। नाउ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आन, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शान, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट जो कि आप लोगों ने सुने होंगे, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, देन आप लोगों ने सुना होगा रेजोनेंस, देन आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देन आप लोगों ने सुना होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, देन आप लोगों ने सुना होगा हाइपर कॉन्जुगेशंस। तो मेरे प्यारे लाडलो, आज के इस वीडियो में मैं इन सारे पॉइंट्स को आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। और बेसिकली कुछ भी नहीं बताना है इसमें, मुझे आपको बस वो सिखाना है कि एरो कैसे लगाना है। ठीक है, तो देखो गाइस, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात करें या इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ध्यान रखना है किस तरीके से मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में कंपाउंड है ए और इसके बीच में डबल बॉन्ड है बी के साथ और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है सी के साथ। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। तो हमेशा ध्यान रखना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डिस्प्लेस्ड। यूजुअली आप लोग देखोगे कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, बस वही डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मतलब जो आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, पाए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर बी और सी के बीच में भी सिग्मा है, ए और बी के बीच में भी सिग्मा है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है तो ये मूव करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कैसे मूव करेगा, आपको दिखाना है कि ये बॉन्ड इधर से इधर मूव करके आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डबल हेडेड एरो बनाया। मैंने क्या बनाया, एक डबल हेडेड एरो बनाया और ये एरो मैंने उस डायरेक्शन में बनाया जिस डायरेक्शन में ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट केस आप लोगों को ये बॉन्ड अब यहां पर नजर आएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस होते हैं। अच्छा, ये आपके इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का पहला तरीका हो गया। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक डबल बॉन्ड है और सी के साथ में सिंगल बॉन्ड है। तो वी ऑल नो कि ये तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन, तो कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर इस एटम के ऊपर चले जाते हैं। समटाइम्स द पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टू एन एटम। अब मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, अब ये डिस्प्लेस हुआ तो तुम्हारे ए और बी के बीच में तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया, सी के साथ में भी सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास में रखा, ये देखो, लेकिन ये साथ में इस ए के इलेक्ट्रॉन को भी उठा के चुरा के अपने पास ले आया। तो यहां पर अब आपको एक लोन पेयर दिखाई देने लगेगा। तो सम टाइम यू हैव टू राइट लोन पेयर ओवर द एटम। यूजुअली आपको ये वाली हरकत है ना ऑक्सीजन के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे? देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। मान लीजिए आपके पास में ये कंपाउंड है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है, ये इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। तो जब ये इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो आपको दिखेगा आर सी, और तुम्हारा ये ऑक्सीजन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, ये O भी रहेगा, ये H भी रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, ऑक्सीजन के पास में हम लोग जानते हैं कि पहले से दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। भाई आप लोग सब जानते हो कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इस प्रकार। तो जब ऑक्सीजन ने ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन
ये 2 लोन पेयर रखे, देखो ये और ये 2 लोन पेयर रखे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी इन्होंने पेयरिंग कर ली। अब ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया देखो। तो इसने इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो इसके 2 लोन पेयर तो पहले से मौजूद थे, ये एक और एक्स्ट्रा आ गया, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन तो आप मानो कि इस ऑक्सीजन का खुद का है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन चोरी का माल है जो इस कार्बन से छीन के लाया है। तो कार्बन ऑक्यूपाई अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन लिया, और ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई अ नेगेटिव चार्ज। तो आपने देखा किस प्रकार मैंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन दिखाया ओवर एन एटम। तो ये कुछ इस तरीके से चीज हो सकती है, ठीक है। अब आप जरा आप इसको इधर ऑब्जर्व करो। अब मैं आपके साथ में केस नंबर 3 डिस्कस करता हूं। देखिए अब केस नंबर 3 में क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, केस नंबर 3 में क्या होगा कि तुम्हारे ए, बी और सी है लेट से, और तुम्हारे बी के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तुम्हारे बी के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कई बार इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। अब मैंने ये जो लोन पेयर के ऊपर से एरो बनाकर बी और सी के बीच में बना के छोड़ दिया, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बी और सी के बीच में शेयर्ड हो गया और एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे, जरा यहां पर अब इस चीज पर फोकस करो। देखो ये ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कार्बन इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की सर्च है, और ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसको न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज की सर्च है। तो ये अपना लोन पेयर वापस से इस कार्बन को डोनेट कर देगा। तो जैसे ये डोनेट करेगा अब आपको ये दिखने लग जाएगा वापस से पाई बॉन्ड बन गया, समझ में आ रही है, वापस से पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से इन 3 तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सकते हो। तो ये तरीके जरा आप लोग ध्यान रखिएगा कि एरो को किस तरीके से हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अच्छा, यूजुअली आपको इलेक्ट्रॉन कहां घूमता हुआ दिखेगा, पाए इलेक्ट्रॉन ही आपको घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास में ताकत होती है घूमने की। अच्छा चलिए, मेरे पास में मान लीजिए एक कंपाउंड है H C H डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C H H एंड अ पॉजिटिव चार्ज। अब जरा इस कंपाउंड पर फोकस करो। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस कंपाउंड के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सकते हो। तो आप सबसे पहले मेरे से सवाल पूछोगे कि सर जब मुझे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना है तो मुझे यहां पर ये देखना होगा कि डीलोकलाइजेशन तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो आप बोलोगे हाँ सर, पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास में है, ये रहा मेरा पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में है, ठीक है। अब इसको मैं डीलोकलाइज कहाँ करूं, तो बेटा डीलोकलाइज मुझे ऐसी जगह करना होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत इस कार्बन को है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। मतलब अब आपको ये सिचुएशन कैसी दिखेगी, H C H, अब इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। आप देखो पहले इस कार्बन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास में 1 2 3 4, इसके चारों इलेक्ट्रॉन पूरे थे, अच्छा खासा ऑक्टेट बनाए बैठा था ये। लेकिन इसके पास में तो सेक्सेट था, यानी इसके पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही थे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां चला गया, ये बन गया CH2। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अच्छा ये देखो ये बड़ा स्टेबल है, बीच वाले कार्बन पर कोई तकलीफ नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये यूजुअली जो शिफ्ट होते हैं, दे यूजुअली शिफ्ट्स एट ऑल्टरनेट पोजीशन। ये हमेशा आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पर ही घूमते हुए नजर आएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इस कार्बन के पास नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से उठ के इस कार्बन पर आएगा, यानी ऑल्टरनेट कार्बन पर, यानी बीच में एक कार्बन आपको छोड़ना होगा। तो हमेशा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग होती है ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर होती है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको बतानी थी, एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स के बारे में बात करना। नोट इट डाउन गाइस। ऑलराइट, तो मेरे प्यारे 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 गुलगुलो, लिख लिया ये, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसको हमें कैसे याद करना है, क्या हमें इसको याद करना जरूरी है, क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं, कुछ चीजें जो आपको मैं सिखाता हूं वो एग्जाम पर्पस के लिए जरूरी नहीं है बेटा, वो आपके एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। आप एक बात बताओ, जब आप मैथ्स पढ़ते हो
तो क्या मैथ्स में फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4 ऐसी वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, जो भी होता है, डिवाइडेड बाय 2 है, जो भी रहता है, क्या आप वो फॉर्मूला याद करते हो एग्जाम पर्पस के लिए? नहीं, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपको पता है इस फॉर्मूले के ऊपर हमें सवाल आएंगे। ये भी चीज जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मैंने समझाई ना, ये फॉर्मूला है, ये पूरी पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इस्तेमाल होगा। और पता है आप अननोइंगली, आप बिना जाने ही इस चीज को सीख जाओगे। पता है अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते चलोगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ये चीज मुझे आ गई। ये जो मैंने एरो बनाया, ये आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो कॉमन बात है, अभी भी लगा होगा कि हाँ ठीक है ना, पाई बॉन्ड को इधर से उठा के इधर ले गए तो डबल हेडेड एरो लगा दिया, क्या दिक्कत है? तो तुमको पता चल गया, तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि इनके पास में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यूजुअली दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट को किया जाता है उसका क्या असर पड़ता है वो हमें देखना है। अब देखो एक बात समझना, यूजुअली जैसे आप एक घर में रहते हो, ठीक है, अब एक काफी सीधे से काफी शरीफ बच्चे चश्मा लगाकर सुबह 7 बजे उठ के नहाते हो, धोते हो, पॉटी भी जाते हो, ऑब्वियसली हम सब जाते हैं, धोते भी हैं नहाते हैं फिर धोते हैं, इसलिए बोलते हैं, ब्रश भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, या पूजा नहीं करते तो एटलीस्ट छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, बिल्कुल जी तोड़ पढ़ाई करते हैं, फिर प्रॉपर टाइम पे लंच, फिर पढ़ाई, फिर थोड़ा मम्मी पापा से बात करते हैं, थोड़ा सा वॉक वगैरह करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते हैं, मृत्युंजय सर के वीडियो देखते हैं, उसके चैनल पे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, कोई गाली नहीं बकते, कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, उटपटांग वेब सीरीज़ नहीं देखते हैं, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया होता है। ये एक अच्छा बच्चा है। अचानक से गर्मी की छुट्टियां लगी, यार अभी जैसे कोरोना चल रहा था तो हम तो छुट्टियों पे ही थे, लेकिन यूजुअली आपके अचानक से फॉर एग्जांपल विंटर ब्रेक लगा और आपका एक कजिन आपके घर पे रहने के लिए आने वाला है 7 दिन। जैसे ही आपका कजिन आया, आप उसकी इन्फ्लुएंस में आकर आप थोड़े से आवारा हो गए। अब आप, क्योंकि आप रात को जल्दी नहीं सोते हो, आप रात को उसके साथ में जाग के 2-3 बजे तक कोई वेब सीरीज निपटा रहे हो, कोई मूवी निपटा रहे हो, ठीक है, आप कुछ यूट्यूब पर सर्च वगैरह कर रहे हो, और आपको रात को सोते सोते बज गई 2-2:30 बज गई। अब आप सुबह 7 बजे की जगह सुबह 10 बजे उठ रहे हो, मम्मी आपकी आपको लात मार मार के उठा रहे, पापा आपको आपके लात मार मार के उठा रहे, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड हो रही है, अब आप टाइम से पढ़ नहीं रहे हो, आप फुल ऑन एंजॉय कर रहे हो, आप पढ़ाई से दूर हो, आप मेरे चैनल को देख भी नहीं रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, ना शेयर कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अचानक से आप बदल गए, तो आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे? भैया हमारा बेटा तो कोयला नहीं हीरा था, हीरा, लेकिन जब से इसका कजिन आया है इसके हाव भाव ही बदल गए। मतलब आपने ये जो हरकतें करना चालू करी है ये आपके कजिन के आने की वजह से करी है, मतलब आप उसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। अच्छा, तो क्या अब आपकी जो हरकतें रहेंगी क्या ये परमानेंट हो जाएंगी? नहीं, ये तब तक रहेंगी जब तक आपका कजिन आपके घर पर रहेगा। जैसे आपका कजिन रवाना हुआ, अगले दिन आपकी मम्मी आपको लात घूसे मार के 10 बजे सुला देगी, मोबाइल जब्त कर लेगी, सुबह 7 बजे उठा देगी, फिर धीरे 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 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आप वापस से अपनी वाली औकात में आ जाएंगे। हम लोग हमारे मम्मी पापा की बात मान के सुबह 7 बजे उठेंगे, वही प्रेयर करेंगे, खाना खाएंगे, पढ़ाई करेंगे, पर अपनी डेली लाइफ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये परमानेंट इफेक्ट हुआ क्या? नहीं, ये टेम्पररी इफेक्ट हो गया। ठीक वैसा ही आपके जो कंपाउंड्स में, जो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, उनमें आपको जो कुछ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होते हैं, यानी आपको इलेक्ट्रॉन की जो एक जगह से दूसरी जगह, जो अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट सिखाई, वो कभी कभी टेम्पोररी होती है। समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स आर टेम्पररी, समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आर टेम्पररी बिकॉज ऑफ an incoming
बिकॉज ऑफ एन इनकमिंग अटैकिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ एन इनकमिंग अटैकिंग ग्रुप, यानी अगर आपके कंपाउंड की तरफ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, जब उस कंपाउंड की तरफ कोई अटैकिंग ग्रुप आने लगता है, उसको दिखता है कि अटैकिंग ग्रुप मेरी तरफ आ रहा है, तो उसमें हलचल मचने लग जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लग जाता है। दूसरा इफेक्ट, भाई तुम्हारे कजिन जैसा भाई तुम्हारे घर पे है, तुमको बिगाड़ने वाला तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पर मौजूद है, तुम्हें बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे बच्चे थे लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब बिगड़ गए, मतलब तुम परमानेंटली बिगड़े हुए हो, क्योंकि तुमको कोई ये बोल ही नहीं सकता कि हमारा बच्चा सुधरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका भाई उसके घर में ही है, वो उसको रोज रात तक वेब सीरीज दिखाता है, वो उसको रोज गालियां बकना सिखाता है, कई बार सिगरेट पीता हुआ भी पकड़ाया गया है, बोलता है भाई को तू भी कश मार ले लेकिन मेरे मम्मी पापा को मत बताना कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मतलब फुल फ्लेजेड तौर पे तुम बिगड़े हुए हो। तो अब तुम्हारा ये जो बिगड़ना है, क्या ये टेम्पररी होगा कि कुछ दिन में तुम वापस उधर जाओगे? नहीं, अब तो ये परमानेंट हो गया, अब तो ये परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो जो तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तुम्हारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है आर परमानेंट, नॉट परमानेंट, सॉरी, दे आर परमानेंट। व्हाई दे आर परमानेंट? बिकॉज ऑफ एन एटम, बिकॉज ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, or a group of atom is present inside the molecule, वो molecule के अंदर ही present है, that keeps on displacing, that keeps on displacing the electrons and hence making your compound polar, and hence मेकिंग अ कंपाउंड पोलर। समझ गए? पोलर कंपाउंड का मतलब सिखाया था ना मैंने आपको, मेकिंग अ कंपाउंड पोलर, मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनका कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, इनका कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। इनका कोवेलेंट कंपाउंड कैसा होगा, बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। मतलब ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इनफैक्ट ये तो ये भी नहीं देखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है, तो बोलेगा आन दो आन दो आन दो। तो ये वाले इतने खतरनाक होते हैं कि ये तो परमानेंट हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीख रहे हो या जो आप इफेक्ट पढ़ रहे हो, ये इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं? तो आप बोलोगे साहब ये इफेक्ट 2 तरीके के होते हैं। वो बोलेगा कौन से तरीके के बताओ? तो आप बोलोगे भैया एक होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पररी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट का मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप स्टडी कर रहे हो, वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आप स्टडी कर रहे हो, उस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और जिस वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है पोलैरिटी आ जाए। वहीं पर दूसरा होता है टेम्पररी, जिसमें मॉलिक्यूल बिल्कुल शांत है, सुशील है, ऐसा है कि आप घर में उसको अपनी माँ के पास ले जा सकते हो, लेकिन अचानक से एक अटैकिंग ग्रुप जैसे उसकी तरफ आता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वो अटैकिंग ग्रुप के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे अटैकिंग ग्रुप दूर होगा वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो दैट इज योर टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया
अब हम शुरू करते हैं पहले परमानेंट इफेक्ट से। देखते हैं कि हम लोगों के पास में परमानेंट इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, या व्हाट आर द परमानेंट इफेक्ट जो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक बार आ गए तो फिर वो हमेशा के लिए उसके अंदर रहेंगे, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें जो परमानेंट इफेक्ट में जो सबसे पहला इफेक्ट में मेरे प्यारे गुलगुलों के साथ पढ़ने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट मेरे प्यारे प्यारे लाडलो? इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ व्हाट इज एन इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव मतलब किसी चीज के अंदर इंड्यूस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन लिया मैंने, निडल आपकी बॉडी में डाली और इंजेक्शन लगा दिया, तो दवाई तुम्हारी बॉडी में मैंने इंड्यूस कर दी। ठीक उसी तरह यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को एक मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंटली इंड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है? देखो, सबसे पहली बात यहां पर नोट करना, दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज सीन इन सिग्मा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आप लोगों को सिग्मा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब ये कैसे देखने को मिलता है हम यहां पर सीखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक फॉर एग्जांपल क्या लगा दिया, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया फ्लोरीन। अब हम लोग सब जानते हैं फ्लोरीन जो होता है इट इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यूनिवर्सल भिकमंगा होता है ये। इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसकी जगह आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस कुछ भी लगा सकते हो, बस वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब क्या होगा, ये फ्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। हम लोग सब जानते हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रहा वो 7वां इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन के साथ इसने शेयरिंग करी है। लेकिन फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो नो डाउट यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के ले जाएगा। अब क्या इसको ये पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लेगा? नहीं, इसको अपनी ओर पार्शियल खींचेगा। तो पार्शियल खींचने की वजह से इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई? पोलैरिटी। अब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, या पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पोलर बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जिसके एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, या जिसके एक एंड पर नेगेटिव एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज हो। अच्छा, ये पार्शियल नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी ओर नहीं खींचा, सिर्फ अपने तरफ खिसका लिया। तो यहां पर कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है, लेकिन अब इससे दूर होके थोड़ा फ्लोरीन की तरफ चला गया। मतलब आपको जो थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि जो पाई बॉन्ड होता है, जो तुम्हारा जो पाई बॉन्ड होता है ये कंप्लीटली जा सकता है, तुम्हारा पाई बॉन्ड कंप्लीटली पोजीशन बदल सकता है, लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये अपनी पोजीशन कंप्लीटली कभी नहीं बदलता। मतलब ऐसा कभी मत कर देना कि फ्लोरीन जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपनी ओर खींच के ले गया, तो फिर ऐसे में तो ये कैटायन बन जाएगा और ये बॉन्ड ही टूट जाएगा। आपको यहाँ पर बॉन्ड नहीं तोड़ना है भाई, बॉन्ड तोड़ दोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ये इफेक्ट ही नहीं काम करेगा। तो बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं तोड़ना है, ये बात को ध्यान रखना। बॉन्ड कैन नेवर बी ब्रोकन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना है। तो इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। बस इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इट इज एन मूवमेंट ऑफ, या इट इज द मूवमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, it is the movement of electron, or we can say sigma electron, towards the more electronegative atom, towards the more electronegative atom, hence creates a partial positive and partial negative, partial positive and partial negative charge on atoms which are connected with each other, which are connected with each other through sigma bond. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, जो कि आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. बस यही इफेक्ट जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है. मतलब कि ये सिर्फ आपको उन्हीं कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी सीन ओनली, इट कैन बी सीन ओनली, मैं बिल्कुल ओनली कह रहा हूं, मतलब पूरा स्पेसिफाई कर रहा हूं, ओनली इन दोज कंपाउंड्स, इट कैन बी सीन ओनली इन दोज कंपाउंड्स, ओनली इन दोज कंपाउंड्स दैट हैव difference in electronegativities of difference in electronegativities in between their atoms. इनके एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उस वजह से आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा. एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव, दूसरे एंड पर पार्शियल पॉजिटिव. अच्छा, कई बार क्या होता है पता है, देखो कई बार क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अब देखो क्या होगा. अब ये कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब ये क्या करेगा पता है, ये बोलेगा कि अच्छा बेटा, फ्लोरीन ने मेरे इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गया. अब ये इसको तो बोल नहीं सकता कि मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे, या मेरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा मेरी और खसका दे, क्योंकि ये गुंडा आदमी है, भिखारी है, भिखारी से क्या पैसे मांगोगे. तो ये क्या करेगा मालूम है, ये अपने पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि अब इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की. तो वो अपने पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खिसकाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसके पड़ोसी वाले पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लेकिन कैसा होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा, यानी इसको ऐसा लिखना चाहिए वेरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बहुत छोटा, 2 बार मैंने पार्शियल लगा दिया. फिर इसकी वजह से इस वाले कार्बन पर आ जाएगा वेरी 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 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से ये वाले कार्बन पर आ जाएगा वेरी 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 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. लेकिन 5वें कार्बन तक ये बन जाता है नेग्लिजिबल, मतलब 5वें कार्बन पर ये लगेगा ही नहीं. तो यानी ये जो एप्लीकेबल होगा ना, ये इट इज ओनली अप टू 4 कार्बन्स. ये सिर्फ कितने कार्बन्स तक एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 4 कार्बन तक. आप देखो ना, ये वैसे ही पार्शियल पॉजिटिव है, यानी वैसे ही 1 से छोटा ही है. अब ये 1 से छोटा है, तो ये छोटे का भी छोटा, ये उससे भी छोटा, और ये उससे भी छोटा, मतलब ये इतना छोटा हो जाएगा 0.00001, यानी बहुत छोटा हो जाएगा. तो ये लगभग आप मान के चलो नेग्लिजिबल हो जाता है. तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देख भी रहे हो, तो ये सिर्फ 4 कार्बन तक एप्लीकेबल होगा, उससे ज्यादा नहीं. चलो इसको जरा नोट करो. तो जब कभी भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगाना रहे, तो इंडक्टिव इफेक्ट आप सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में लगाना, उन्हीं ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स में लगाना जिनमें 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो. ठीक है. अब अगर मान लो यहां पर भी कार्बन होता, फ्लोरीन की जगह यहां पर भी कार्बन होता, तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगता? नहीं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता. आप देखो ना, क्या इन दोनों कार्बन में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लगाया? नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा. इंडक्टिव इफेक्ट तभी काम करेगा जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा. अगर जरा सा भी फर्क होगा तो ये काम करेगा. जैसे कि मान लो एक बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तुम्हारा आयोडीन, बहुत कमजोर होता है. तो अगर यहाँ पर आयोडीन होगा, तो कार्बन आयोडीन में फिर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. आयोडीन पे हल्का सा पार्शियल नेगेटिव
और कार्बन पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तब भी रहेगा। हाँ, जितना चार्ज इस पर है, जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस फ्लोरीन पर है, उतना आयोडीन पर नहीं होगा, फ्लोरीन से छोटा होगा, लेकिन होगा जरूर। ये बात का आप लोग ध्यान रखना। चलो नोट करो, ठीक है, पक्का। चलिए ग्रेट। तो यहां तक अगर आपको चीज क्लियर हो गई हो तो मैं आपको और 2-3 बातें बता दूं। चलिए ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे बकुड़ो, 2 तरीके का होता है। अच्छा, मतलब ये भी 2 तरीके का होता है? हाँ बेटा, ये भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है माइनस आई इफेक्ट, पहले को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं। यहां पर आप लोगों का पूरा फोकस उस स्पीशीज पर होना चाहिए जो आपके कार्बन से कनेक्टेड है। देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं, प्लीज अगर आपने ट्रिक याद रख ली तो दुनिया में, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ऑलवेज फोकस ऑन द एटम, और अगर एटम नहीं तो कोई ग्रुप ऑफ एटम होगा, स्पीशीज, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। मैं आपको सिखा दूंगा ग्रुप ऑफ एटम भी क्या होते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम that are attached to the कार्बन। क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपका पूरा फोकस तो कार्बन पर होना चाहिए। तो आपके कार्बन से जो ग्रुप अटैच्ड है, आपके कार्बन से जो एटम अटैच्ड है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। ऑब्वियसली सर, हम लोग सब जानते हैं, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होता, 1 से तो छोटा होता। जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता हो सकता है 0.8 आए, लेकिन क्लोरीन पर क्या है 0.6 ही आए। तो 0.6 को भी मैं पार्शियल नेगेटिव लिखूंगा, 0.8 को भी मैं पार्शियल नेगेटिव लिखूंगा। सर पार्शियल नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा ये 1 से छोटा है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन खींचता तो मैं 1 लिखता, -1, लेकिन क्या पूरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? नहीं। और हम लोग सब जानते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू होती है ना, या इसका मैं बोलूँ जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से अलग अलग होता है। बेसिकली जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू भी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, 1 से छोटी होगी पर ज्यादा होगी। तो ठीक है, ये तुमको दिख गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई, किस पर फोकस करना, वो एटम पर या वो स्पीशीज पर जो तुम्हारे कार्बन से कनेक्टेड है। तो मेरे कार्बन से तो क्लोरीन कनेक्टेड है, और इस पर कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। तो व्हेन द अटैच्ड स्पीशीज, क्या बोलेंगे, सो व्हेन द अटैच्ड ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and occupies partial negative charge is called as minus I effect। क्या बोलेंगे इसको, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। क्या चीज क्लियर हो गई? अच्छा, तो सर प्लस आई इफेक्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे गुलगुलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा, ये इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पर तुमसे कौन अटैच्ड है, कॉपर। भाई साहब स्टार बना के पॉइंट नोट कर लो, जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या बोलो तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो अब कार्बन जो है, कॉपर के सामने जो तुम्हारा कार्बन है, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया और ये कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया। तो अब क्या होगा, कॉपर जानबूझ के अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। कार्बन बोलेगा नहीं चाहिए, कॉपर बोलेगा ले। तो अब कॉपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो भैया कंपाउंड तो ये भी पोलर है, बॉन्ड तो ये भी पोलर कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने अपनी से दूर कर दिया। अच्छा, पूरी तरीके से डोनेट कर देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन भी कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, भिखारी नहीं है, वो शेयर करना चाहता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ घुसेड़ रहा है। तो कार्बन अपनी ओर खिसका ज़रूर लेगा, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए बॉन्ड तो पोलर रहेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही कहलाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा कॉपर से दूर खिसक के कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, कॉपर पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कॉपर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, और इसलिए कार्बन कॉपर के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पोलर बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर आपके कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसको? प्लस आई इफेक्ट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट? बिकॉज द अटैच्ड ग्रुप is less electronegative than carbon, therefore occupies partial positive charge। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को आप यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट बोलोगे। दुनिया में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से इसको नोट करो ताकि मैं आप लोगों को ये सिखा सकूं कि भैया ये जो स्पीशीज़ आपने कनेक्ट करी है, थोड़ा और इसके बारे में हमें जानकारी दे दो, तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। नोट करो। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ग्रेट, हो गया। चलो अब ज़रा और हम लोग बात कर लेते हैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, माइनस आई इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपके कार्बन से बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? आपके सारे हेलोजेंस। हेलोजेंस क्यों सर? बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उसके अलावा कौन? उसके अलावा आपको यहां पर अटैच्ड होता हुआ दिख सकता है OH। हम लोग सब जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। उसके अलावा आपको यहां पर अटैच होता हुआ दिख सकता है NH2 यानी आपका अमाइन ग्रुप, ये तुम्हारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, अल्कोहल वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर तुम्हारा NRH यानी तुम्हारा यहां पर ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये भी मैंने सिखाया था। फिर तुम्हारा यहां पर N लोन पेयर R ये तुम्हारा टर्शरी अमाइन हो गया। भाई ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप देखो यहाँ पर NO2। सर NO2 कैसे हो गया? देखो इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से और दूसरे ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इसने अपना जो लोन पेयर है ना पूरी तरीके से ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिया। देखो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने इस नाइट्रोजन का ले लिया, और जो लोन पेयर रहता है ना नाइट्रोजन के पास वो ले लिया, तो इसका ऑक्टेट पूरा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड है, ये तुम्हारे कार्बन से अटैच्ड है मान लो, तो ये नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 शेयर्ड, और ये जो लोन पेयर था ये ऑक्सीजन से शेयर्ड। अब आप लोग सब जानते हो कि ऑक्सीजन क्या होता है? जैसे पाई बॉन्ड को देखता है ये इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो अब जैसे ही अपने पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, यहां पर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये तुम्हारे कार्बन से कनेक्टेड है। तो अब पॉजिटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन तो क्या करेगा? भिखारियों की तरह इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लेगा, मतलब कार्बन को ऑलमोस्ट हल्का कर देगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट खा जाएगा। वो तो क्या होगा, इसको शर्म ही आएगी कि भैया ये सिग्मा बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, मैं इसको पूरी तरीके से लेके नहीं भाग सकता, इसलिए शर्म के मारे ये इस बॉन्ड को नहीं तोड़ता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को लगभग अपनी ओर खींच लेता है।
तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा ये NO2 है, जैसे तुम्हारा ये NO2 है, तो ये NO2 को जब आप बनाओगे तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये पक्का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सर ऐसे तो फिर तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। हाँ, तो ये तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा, भाई ऑक्सीजन की तो आदत है ना ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचने की, तो कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये भी खतरनाक ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अच्छा, उसके अलावा सर कीटोन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो तुम्हारे कार्बन से कनेक्टेड है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, नहीं पक्का ये भी है। अच्छा सर फिर से तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और लिखो, तुम्हारा साइनो ग्रुप C∧N, हम लोग जानते हैं ये नाइट्रोजन, यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन एक बॉन्ड जैसे ही अपनी ओर विड्रॉ करेगा कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड रह जाएगा, नाइट्रोजन पे 2 लोन पर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन जिस चेन से कनेक्टेड होगा ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। भाई कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो मतलब साइनो ग्रुप भी भिखारी है, तो आपको यहां पर साइनो ग्रुप भी लिखना पड़ेगा CN। उसके अलावा कौन हो गया तुम्हारा C∧O तुम्हारा ईस्टर ग्रुप, भाई ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर तुम्हारा C∧OCl तुम्हारा असाइल ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब जिनमें आपके एटम के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कनेक्टेड हो, ये सब तुम्हारे भिखारी है। उसके अलावा तुम्हारे वो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो सब भी। इसको जरा फटाफट नोट करो, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताता हूं। ठीक है, अच्छा तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। तो ये सब जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेंगे तो इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सब -I इफेक्ट शो करेंगे। +I इफेक्ट कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे ये विड्रॉ करेंगे ये रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब ये कौन है, इनको याद करना सबसे इजी है, इनको याद करना सबसे ज्यादा इजी है। क्या, तुम्हारे सारे अल्काइल ग्रुप्स, तुम्हारे जितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ये तुम्हारा मिथाइल, ये तुम्हारा इथाइल, ये तुम्हारा प्रोपाइल एक्सेट्रा, तुम्हारे जितने अल्काइल ग्रुप हैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। उसके अलावा तुम्हारे सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पर पार्ट खत्म हो गया। आई होप इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों आज का लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट पे रोकते हैं, अगला लेक्चर रेजोनेंस पर प्रॉपर तरीके से मुझे लेना पड़ेगा। आप याद रखो मैं आपको परमानेंट इफेक्ट सिखा रहा हूं, इसमें पहला मैंने आपको सिखा दिया इंडक्टिव, दूसरा सिखाऊंगा रेजोनेंस। रेजोनेंस भी परमानेंट टाइप का होगा, लेकिन वो कैसा होगा हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ, इलेक्ट्रॉन को घुमाना सीखो, -I और +I इफेक्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को निकालने का एक तरीका हमेशा ध्यान रखना कि वो एटम जो तुम्हारी चेन से कनेक्टेड है, वो एटम जो आपकी कार्बन की चेन से कनेक्टेड है, अगर उस एटम पर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नॉट पार्शियल पॉजिटिव इनफैक्ट, उस एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पक्का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि फिर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये जैसे ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया 1 2 3 4 5 6, तो अब इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि कार्बन इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनसे तो इलेक्ट्रॉन मांग नहीं सकता, तो फिर वो किसको देखेगा, फिर वो उसको देखेगा जिससे कि वो कनेक्टेड है कार्बन की चेन में, तो वो अगले कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो इस कार्बन को बोलेगा तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, मैं पॉजिटिव हूं, अपनी ओर खींच लेगा। तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन, पड़ोसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा दूर हो गया, तो इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्यूपाई कर लेगा पार्शियल नेगेटिव।
तो बन गया ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकालने का ये तरीका जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज द बेस्ट तरीका। ठीक है, तो एक मैंने यहां पर बनाया था CN और एक मैंने बनाया C डबल बॉन्ड OOR। तो इतनी लिस्ट भी अगर आपने याद कर ली ना, अल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, OH, सारे हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम्हारा असाइल ग्रुप, असाइल क्लोराइड, फिर तुम्हारा ये ईस्टर ग्रुप, और ये तुम्हारा साइनो। साइनो का दूसरा नाम क्या सिखाया था? नाइट्राइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में सब सिखाए थे। ये सब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। रिलीजिंग ग्रुप दो ही होते हैं, एक तुम्हारे अल्काइल और तुम्हारे मेटल्स। ठीक है, कोई परेशानी? ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर SH भी याद रख सकते हो। SH भाई सल्फर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। यहाँ पर आप SO3 भी लिख सकते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच सकता है। तो बहुत सारे ग्रुप आप निकाल सकते हो। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा रहे हो। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर अब यहीं खत्म करते हैं। मेरा मन नहीं हुआ आप लोगों को ऐसे छोड़ने का, ऐसे मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे लाडलो।